नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पहले हम वैद्युत अपघटय के बारे में पढ़ेंगे। पहले वैद्युत अपघटय को समझते हैं। वैद्युत अपघटय क्या होता है, तो पहले देखते हैं वैद्युत अपघटय किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इसको वैसे ही बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, ये लिखा नहीं है मैंने इसके बारे में। देखो, वैद्युत अपघटय क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं और वो अर्थात आयनित हो जाते हैं अर्थात वो धनायन और ऋणायन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं और धनायन और ऋणायन देते हैं, वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। अर्थात जो वैद्युत अपघटय होते हैं ये आयनिक पदार्थ होते हैं जो धनायनों से और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं। तो पहले तो ये वैद्युत अपघटय आपको पता होना चाहिए। वैद्युत अपघटय आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, यानी कि जल में घुलने पर वो धनायनों में और ऋणायनों में वो टूट जाते हैं। अब वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। देखो, वैद्युत अपघटन जब किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जब किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और वह सेल जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया जिस सेल में कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल उसे कहते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको गैल्वनी वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया। क्या होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल वे होते हैं जिनमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और ये वैद्युत अपघटनी सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जो वैद्युत रासायनिक सेल जैसे गैल्वनी सेल जो होता है उससे तो हमें उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनमें उनका उल्टा होता है, मतलब इनमें इन सेलों को हमें वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है और वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है वैद्युत अपघटन कहलाती है। वह सेल जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जब किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, वैद्युत अपघटय का जलीय विलयन लेते हैं या गलित अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धनायन होते हैं वो कैथोड की ओर गति करते हैं तथा कैथोड पर वो अपचयित होते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर गति करते हैं
तथा ऑक्सीकृत होते हैं। किस धनायन का एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर किस ऋणायन का अपचयन होगा, यह उनके अपचयन विभव पर निर्भर करता है। देखो, ये वैद्युत अपघटनी सेल है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वैद्युत अपघटनी सेल है। देखो विद्यार्थियों, ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में एक कोई वैद्युत अपघटय का विलयन भरा होता है, और वैद्युत अपघटय के विलयन में क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायनों पर धनावेश होता है, ऋणायनों पर ऋणावेश होता है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लटके होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, ये कैथोड, ये वैद्युत अपघटनी सेल का ऋण सिरा होता है, ऋण ध्रुव होता है। तो देखो, जब वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटय का विलयन भर करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो धनायन होते हैं, वैद्युत अपघटय के विलयन में धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। तो जब किसी वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में या उसकी गलित अवस्था में उसको वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत के प्रभाव से उसमें जो धनायन होते हैं, धनायनों पर धनावेश होता है, धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं, विपरीत आवेशित, है ना, धनायन कैथोड की ओर गति करेंगे क्योंकि इनका ऋणावेश की ओर अट्रैक्शन होता है। और इसी प्रकार से जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर गति करते हैं क्योंकि इनका धनावेश की ओर अट्रैक्शन होता है। तो जब विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटय का जलीय विलयन या इसे गलित अवस्था में भर करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो धनायन होते हैं ये कैथोड की ओर गति करते हैं, और कैथोड पर किसकी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया। कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो जो धनायन होते हैं वो कैथोड की ओर गति करते हैं, कैथोड पर पहुंच करके वो अपचयित हो जाते हैं, और ऋणायन जो है वो एनोड की ओर गति करते हैं और एनोड पर पहुंच करके वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। धनायनों का अपचयन होता है, ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है। कैसे होता है, वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैद्युत अपघटन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जिस सेल में वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और ये अगर विलयन में कई धनायन और कई ऋणायन है, तो किस धनायन का कैथोड पर अपचयन होगा, किस ऋणायन का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ये उनके अपचयन विभव पर निर्भर करता है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान लो हमारे पास में मान लीजिए ये NaCl सोडियम क्लोराइड का गलित मिश्रण है, गलित मिश्रण। इस वैद्युत अपघटनी सेल में सोडियम क्लोराइड का गलित मिश्रण है। देखो, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से बना होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड का गलित मिश्रण इस सेल में भर करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये देखो, ये धनायन है, धनायन इन पर धनावेश है, तो ये किस ओर गति करेंगे, ये कैथोड की ओर गति करेंगे। धनायन कहीं की ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सोडियम परमाणु बनाएंगे,
और जो क्लोराइड आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 बनाते हैं। तो देखो तो विद्युत के प्रभाव से क्या हुआ, सोडियम आयन से सोडियम धातु प्राप्त हुई। कहाँ पे प्राप्त हुई, ये सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। और क्लोरीन कहाँ बनती है, एनोड पर क्लोरीन बनती है। देखो अपचयन की क्रिया हो रही है, ये क्रिया कहीं की है अपचयन की, और ये क्रिया कहीं की है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, ये क्रिया कहीं की है ऑक्सीकरण की। और ये ध्यान रखो अपचयन की क्रिया हमेशा कैथोड पर होती है, अपचयन की क्रिया हमेशा कैथोड पर, और ऑक्सीकरण की क्रिया हमेशा एनोड पर होती है ना। तो जब सोडियम क्लोराइड के गलित मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर सोडियम धनायनों का अपचयन होता है, जिससे कैथोड पर ये सोडियम धातु बनेगी, और एनोड पर क्लोराइड आयनों का Cl2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन के अणु बना लेंगे। तो ये जो एनोड है इस पर क्लोरीन गैस बनेगी। तो देखो विद्युत के प्रभाव से ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, सोडियम धातु प्राप्त हुई और क्लोरीन गैस बनती है। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत के प्रभाव से वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत के प्रभाव से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। और एक चीज और देखो जो गैल्वनी सेल होता है, गैल्वनी सेल जो होता है उसका जो ऋण ध्रुव होता है वो एनोड होता है, गैल्वनी सेल, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। गैल्वनी सेल का ऋण ध्रुव एनोड होता है और धन ध्रुव कैथोड होता है। इसमें उसका उल्टा है, वैद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव एनोड होता है और ऋण ध्रुव कैथोड होता है। और एनोड और कैथोड पर, एनोड पर हमेशा सेल कोई सा भी हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो ये वैद्युत अपघटन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब वैद्युत अपघटन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एग्जाम में आता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद बनने के मानक, यानी कि देखो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और किसका ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, एनोड पर ऋण आयनों का ऑक्सीकरण होता है ना, क्योंकि ऋण आयन एनोड की ओर गति करते हैं। और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है ना। और कैथोड की ओर कौन गति करता है, कैथोड पर ऋणावेश होता है, कैथोड की ओर धनायन गति करते हैं, है ना, यानी कि कैथोड पर धनायनों का अपचयन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण किसका, ऋणायनों का, और कैथोड पर होता है अपचयन किसका, धनायनों का। और एनोड और कैथोड पर अगर मान लो विलयन में कई सारे धनायन हैं, अलग अलग धातुओं के, और अलग अलग ऋणायन हैं, तो किन आयनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और किन धनायनों का कैथोड पर अपचयन होगा, ये उनके अपचयन विभव पर निर्भर करता है। तो पहले देखते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है अपचयन, है ना। पहले देखते हैं कैथोड पर। देखो कैथोड पर उस स्पीशीज, है ना, और स्पीशीज क्या होगी, वो धनायन होगी, क्योंकि धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं, है ना, क्योंकि कैथोड पर ऋणावेश होता है, धनायनों पर धनावेश होता है। तो कैथोड पर उस स्पीशीज का अपचयन पहले होता है, उस स्पीशीज का अपचयन पहले होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। देखो जैसे मान लो एक विलयन में, देखो ये यहां पर इन आयनों के मानक अपचयन विभव लिखे हुए हैं। Ag का, इसमें हम देख रहे हैं Ag का
जो अपचयन विभव है इसका मान सबसे अधिक है ना, और उसके बाद में ये मान घट रहे हैं, है ना, इसका होता है माइनस। तो अगर मान लो, देखो यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर मान लो एक विलयन में ये कई सारे धातुओं के धनायन हैं, तो ये देखो, ये तो हमें पता है कहीं की ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे, और लेकिन इनमें से उसका अपचयन पहले होता है जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होता है। अब देखो अपचयन विभव का मान किसका अधिक है, इसका अधिक है, तो ये जो Ag आयन है ना, इसका अपचयन पहले होता है। देखो अपचयन कैसा होता है, Ag आयन है ना, Ag आयन एक यूनिट का धनावेश है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag परमाणु बनाता है ना, तो Ag आयनों का Ag धातु में क्या हो गया, अपचयन होता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो आप कि कैथोड पर उस आयन का अपचयन पहले होता है। अगर विलयन में कई सारे धनायन हैं तो उनमें उस धनायन का अपचयन पहले होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। तो आप देखो, अगर विलयन में, अगर जलीय विलयन में ये धनायन है, कई सारे धनायन है ना, मान लो ये है इधर वाले, और आपसे पूछे भाई क्यूप्रिक आयन है, ये है, तो किसका अपचयन पहले होगा, है कौन पहले अपचित होगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। इसका अपचयन विभव अधिक है इनमें, इधर वालों में, तो पहले अपचयन इसका होगा, है ना। अपचयन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। अगर हम इसका अपचयन दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, जितने इस पे धनावेश है इतने इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, है ना, तो ये कॉपर धातु बन जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखिए, कैथोड की ओर कौन गति करते हैं, धनायन, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया। तो कैथोड पर उस धनायन का अपचयन पहले होता है। अगर विलयन में कई सारे धनायन हैं तो कैथोड पर उस धनायन का अपचयन पहले होता है जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होता है। बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए बात, ये एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। और अब देखते हैं एनोड पर। और प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसका होगा, ऋणायनों का, क्योंकि ऋणायन जो है वो एनोड की ओर गति करते हैं। तो एनोड पर उस स्पीसीज का, उस ऋणायन का ऑक्सीकरण पहले होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है। देखो जैसे मान लो एक विलयन में वैद्युत अपघटय का विलयन वैद्युत अपघटनी सेल में भरा हुआ है, और मान लो इसमें कई सारे ऋणायन है, तो अपचयन पहले किसका होगा, ऑक्सीकरण, सॉरी, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो मान लो कई सारे ऋणायन है, तो किस ऋणायन का ऑक्सीकरण पहले होगा, उस ऋणायन का ऑक्सीकरण पहले होगा जिसका जो अपचयन विभव का मान है वो कम होता है। अब देखो इनमें आयोडाइड आयन का अपचयन विभव का मान कम है ना, तो इसका ऑक्सीकरण पहले होता है। देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं ना, इस प्रकार से ये आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके I2 बनाता है ना, तो I2 बनता है। तो ये बात ध्यान रखो, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अगर वैद्युत अपघटय के विलयन में कई सारे धनायन और ऋणायन हैं, तो एनोड पर उस स्पीसीज का, उस ऋणायन का ऑक्सीकरण पहले होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है। और कैथोड पर इसका उल्टा है, कैथोड पर उस धनायन का अपचयन पहले होता है जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होता है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी उदाहरण में ये दिया हुआ है, कहीं धनायन दे रखे या कहीं ऋणायन दे रखे, पूछेगा भाई बताओ इनमें कौन, ये ऋणायन कौन पहले ऑक्सीकृत होगा, या धनायनों में कौन धनायन पहले अपचित होगा, ये आपको पता होना चाहिए।
प्यारे विद्यार्थियों, एक कंडीशन और देखते हैं। यदि विलयन जलीय है, अगर वैद्युत अपघटय का विलयन जलीय है, तो जलीय विलयन में वैद्युत अपघटय के आयनों के साथ में जल से प्राप्त धनायन और ऋणायन, है ना, हाइड्रोजन आयन और OH आयन भी होते हैं। ये जल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन कैथोड पर, ये कैथोड की ओर गति करते हैं, है ना, धनायन है, ये एनोड की ओर गति करते हैं। ये जल से प्राप्त, अगर वैद्युत अपघटय के विलयन में, वैद्युत अपघटय का विलयन जलीय है, तो उस विलयन में वैद्युत अपघटय के धनायन और ऋणायन के साथ में जल के धनायन और ऋणायन भी होते हैं, है ना। तो जल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन कैथोड पर ऑक्सीकृत और हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पर अपचयित हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो जल से प्राप्त है, ये हाइड्रोजन आयन तो कैथोड पर ऑक्सीकृत हो सकते हैं और OH आयन एनोड पर अपचयित हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन कैथोड पर अपचयित होंगे, ये उल्टा लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आयन कैथोड पर अपचयित होते हैं और OH आयन एनोड पर ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत इस प्रकार से होते हैं। देखो, कैथोड पर H आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन बनाते हैं, है ना, और एनोड पर OH आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये H2O और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन आयनों का अपचयन विभव अन्य धनायनों से अधिक हो। देखो, मैंने आपको बताया, अगर वैद्युत अपघटय का विलयन जलीय है तो उसमें वैद्युत अपघटय के आयनों के साथ साथ में हाइड्रोजन आयन भी होंगे, OH आयन भी होंगे, तो अर्धवैद्युत अपघटय के धनायन भी होंगे। देखो, वैद्युत अपघटय का धनायन और जल से प्राप्त धनायन, इनमें किसका अपचयन होगा, ये डिपेंड करता है उनके अपचयन विभव पर। अगर हाइड्रोजन आयनों का अपचयन विभव वैद्युत अपघटय के धनायनों से अधिक है तो हाइड्रोजन आयनों का फिर हाइड्रोजन में अपचयन होता है ना। बात वही है कि अगर कई सारे धनायन हैं तो उस धनायन का कैथोड पर अपचयन होता है जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होता है। इसी प्रकार से मान लो वैद्युत अपघटय का ऋणायन है और जल से प्राप्त OH आयन से ऋणायन है, तब ये ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं। तो एनोड पर वैद्युत अपघटय का ऋणायन ऑक्सीकृत होगा या जल से प्राप्त OH आयन ये ऑक्सीकृत होगा, ये डिपेंड करता है इनके अपचयन विभव पर। अगर वैद्युत अपघटय के ऋणायन का अपचयन विभव का मान जल से प्राप्त OH आयनों के अपचयन विभव के मान से अगर कम है, यदि OH आयनों का विभव अन्य उपस्थित ऋणायनों के विभव से कम है, तो फिर जो है उस स्थिति में OH आयन एनोड पर ऑक्सीकृत होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अगर वैद्युत अपघटन करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर हमें क्या उत्पाद प्राप्त होंगे, इस पर विचार करते हैं। देखो, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जब पानी में घोलते हैं तो सोडियम के धनायन प्राप्त होते हैं, क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन भी हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो, अब हमारे पास में NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें 2 धनायन प्राप्त हुए, ये एक सोडियम धनायन, एक हाइड्रोजन का धनायन।
ऐसे ही ये दो ऋणायन प्राप्त हुए, क्लोराइड का ऋणायन, OH ऋणायन। अब इन दो धनायनों में से कैथोड पर किसका अपचयन होगा? इन दोनों में से कैथोड पर किसका अपचयन होगा? ये बात ध्यान रखो, कैथोड पर उस आयन का अपचयन होता है, कैथोड पर उस आयन का अपचयन होता है जिसका अपचयन विभव का मान अधिक होता है। यानी कि देखो, ये सोडियम का धनायन का जो मानक अपचयन विभव है वो इतना होता है, और जो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन बनना, इसका अपचयन विभव का मान 0 वोल्ट होता है। तो अपचयन विभव किसका ज़्यादा हुआ? हाइड्रोजन आयनों का अपचयन विभव ज़्यादा हुआ। तो इस वजह से जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं ना, तो अपचयन हाइड्रोजन आयनों का होता है, सोडियम आयनों का नहीं, क्योंकि इसके अपचयन विभव का मान ज़्यादा ऋणात्मक होता है, इसका अपचयन विभव अधिक होता है। जिसका अपचयन विभव अधिक होता है उसका कैथोड पर अपचयन पहले होता है। तो इसके वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है ना, सोडियम आयन विलयन में ही रहते हैं। और एनोड पर देखो ऋणायन, देखो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, हमें पता एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण होगा ऋणायनों का। अब इसमें दो ऋणायन है, अब दोनों में से किसका ऑक्सीकरण होगा? उस ऋणायन का ऑक्सीकरण होगा जिसका अपचयन विभव का मान कम होता है। यहां पर उल्टा है, जिसके अपचयन विभव का मान कम होता है। देखो क्लोरीन का जो अपचयन विभव होता है वो +1.34 वोल्ट होता है ना, और OH आयनों का जो अपचयन विभव होता है वो 1.23 वोल्ट होता है प्लस, है ना। तो अपचयन विभव किसका कम हुआ? OH आयनों का अपचयन विभव का मान, OH आयनों का अपचयन विभव का मान OH आयनों का अपचयन विभव का मान कम हुआ। तो इस वजह से एनोड पर उन ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है जिनका अपचयन विभव का मान कम होता है। तो NaCl के जलीय विलयन की वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड पर तो बनती है ये ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो अभी हमने देखा कि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर हमें एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अगर हम NaCl के गलित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करें, गलित मिश्रण में क्या होंगे? सोडियम का धनायन, क्लोरीन का ऋणायन। तो ये धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बनाते हैं, और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड पर इनका ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन गैस बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं। तो देखो ध्यान रखने की बात है, अगर हम जो गलित सोडियम क्लोराइड होता है उसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये कैथोड पर सोडियम धातु जमा होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है ना। और अगर जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, एनोड पर ऑक्सीजन बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पीरियड में आपको वैद्युत अपघटन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।